स्टूडेंट्स अब तो हमें क्लियरली पता चल गया है कि हमें ये सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये अप्रोच फॉलो कर लिया ना तो एग्जामिनेशन विल बी लाइक, हाँ ये तो मिलने ही वाला है, इट्स अ गिवन कि वो तो मिलने ही वाला है। हमारा मेन एम है कि लॉ में इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं आपको कि आपका एग्रीगेट इस सब्जेक्ट से बनना चाहिए, और फिर क्या पता रैंक भी आ जाए। यस, चलो, तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू कर लेते हैं। अच्छा, शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताओ, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। देखो, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लॉ। मेरे को कोई लीगल डेफिनेशन नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। यस, इट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स, रूल्स एवरीवेयर। रूल्स एट होम। 10 बजे से पहले घर, ओ सॉरी वो मेरे टाइम पे था, 12 बजे से तो पहले घर पे आ ही जाना। रूल ऑफ कॉलेज, 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी। वी डोंट फॉलो दैट रूल, वो अलग बात है, लेकिन रूल तो है ना। रूल ऑफ सोसाइटी, कैन यू वॉक विद अ गन, और किसी ने आपको पुश किया, आपने उसको ही शूट कर दिया, ऐसे नहीं बिहेव कर सकते। सो देर आर रूल्स एट होम, देर आर रूल्स इन कॉलेज, देर आर रूल्स इन सोसाइटी, सिमिलरली देर आर रूल्स इन बिजनेस ऑल्सो। भाई प्रॉमिस किया है कि मैं गुड्स दूंगा, तो गुड्स तो देने ही पड़ेंगे। प्रॉमिस किया है, निभाना तो पड़ेगा। यस, so there are rules everywhere. When all these rules they come together, it forms an act. And when many acts come together, it forms law. So law is nothing but a set of rules. एक बार फिर से बताती हूँ आपको। When all these rules they come together, it forms an act. And when many acts come together, it forms law. ये ध्यान में रखना है, ये बाद में काम में आएगा। अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया कि लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन मान लो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई रूल ही नहीं है। देयर इज अ सोसाइटी जहां पर हम रह रहे हैं, कोई रूल नहीं है, मतलब अरे अपनी मर्जी से जियो। एक्चुअली क्या होता है ना, बचपन में ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, हमको लगता है यार घर पे मम्मी रूल्स बना देती है, ये करो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, खाना खाओ, ये मत करो। रूल्स ही नहीं होने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, आपको रियलाइज होते जाएगा, जैसे मेच्योरिटी आती जाएगी, आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, रूल्स होने चाहिए। इमेजिन करो एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई रूल ही नहीं है। मतलब कोई किधर भी कुछ भी फेंक देगा, कोई गार्बेज करेगा, कोई कुछ भी बोल देगा, मतलब कोई फिल्टर ही नहीं है। मेरे मन में आया मैंने बोल दिया, मैं मुझे परवाह ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, कोई किधर भी थूक देगा। अच्छा, बिजनेस की अगर हम बात करें, प्रॉमिस तो मैंने कर दिया, हाँ हाँ मैं आपको गुड सप्लाई करूंगी, 1 लाख रुपए एडवांस में दे दो। अगर कोई रूल ही नहीं है तो वो बोलेगा, अगर ऑनर क्यों करनी है मेरी प्रॉमिस। अगर मैंने मेरी प्रॉमिस करके उसको उसको मैंने फुलफिल भी नहीं किया, कोई क्या कर लेगा। तो इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर लोग प्रॉमिसेस तो कर रहे हैं लेकिन उनको फुलफिल ही नहीं करे। क्यों? क्योंकि फेलियर पे क्या होगा उसका कोई रूल ही नहीं बना है। आपने किसी को 1 लाख रुपए एडवांस दे दी कि मेरे लिए तू लैपटॉप लेकर आना, वो लेकर ही नहीं आया, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है जो बताएगा कि अरे उसने अगर अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं की तो आप क्या करोगे। कोई अगर डर ही नहीं रहा, क्राइम्स तो बढ़ने ही वाले हैं ना। आई एम टेलिंग यू, अगर देर इज नो फियर कि अरे जेल हो जाएगी, अरे फांसी हो जाएगी, तो क्राइम्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जिसके पास पावर है वो उसका इनजस्ट यूज करेगा, तो इनजस्टिस तो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि जो पावरफुल है उसको पता है उसके अगेंस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। एंड पीपल विल बी वेरी वेरी अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि मुझे यार हमेशा मन में यही लगेगा, पता नहीं चोरी ना हो जाए, पता नहीं प्रॉमिस किया ये फुलफिल नहीं करेगा, तो आई विल बी अ वेरी अनहैप्पी पर्सन। लेकिन अगर रूल्स हैं तो क्या होगा? अगर रूल्स हैं तो कोई कुछ गलत बोलने से डरेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। अगर रूल्स हैं तो मुझे पता है कि मैंने अगर चोरी कर ली तो मुझे सजा होगी, मैंने किसी का खून कर दिया तो मुझे फांसी हो जाएगी। अगर रूल्स हैं बिजनेस में तो मुझे डर है कि अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया, पैसे ले लिए और गुड्स नहीं दिए तो मेरे पे एक्शन लिया जाएगा। तो रूल्स होना बहुत जरूरी है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। एंड हम तो बिजनेस लोग हैं, यस वी आर बिजनेसमैन, हम कॉर्पोरेट बिजनेस लॉज के स्टूडेंट्स हैं। हमारे लिए तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रूल्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रूल्स व्हेन दे ऑल कम टुगेदर इट फॉर्म्स एन एक्ट, एंड व्हेन मेनी एक्ट्स कम टुगेदर इट फॉर्म्स लॉ। ठीक है,
तो ये था हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ना मुझे हमेशा लगता है कि स्टूडेंट्स को जब तक कोई एक रिलेटेबल और प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे देते ना, वो कन्विंस नहीं होते हैं। तो एक ही एग्जांपल दूँगी, फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी जो कॉलेज की एडमिशन्स होती हैं, वो मेरिट पे होती हैं, एग्रीड और नॉट? मतलब आपके जितने जो रिजल्ट्स आएँगे और जो कट ऑफ होगा, उसके बेसिस पे होगी। मान लो कोई रूल ही नहीं है, अरे मेरी मर्ज़ी, मुझे जिसको एडमिशन देनी है मैं दे दूँगी। अरे तेरे को कितने मार्क्स आए? हाँ, तू पैसा दे चल। मैम ये तो प्रैक्टिकली होता है। होता है, लेकिन दे कैन नॉट डिनाय एडमिशन टू समवन हू इज़ मीटिंग द एडमिशन क्राइटेरिया ना। अभी आपके 95% आए हैं, वो ये नहीं बोल सकते कि नहीं, हमको आपको नहीं देना है, हम तो उसको देंगे जिसको पैसे मिले। कुछ तो ऑनर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूल्स हैं। इमेजिन करो अगर रूल ही नहीं होता, मेरी मर्ज़ी मुझे जिसको एडमिशन देनी है दे दूँ। तो अगर कोई रूल ही नहीं है, मेरी मर्ज़ी से एडमिशन्स हो रही हैं, अगेन स्टूडेंट्स विल बी वेरी अनहैप्पी। जो डिज़र्विंग है, उसको शायद अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिले, लेकिन रूल्स हैं। डोनेशन वगैरह के अगेंस्ट रूल्स बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो प्रैक्टिकल बात है। हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिक्स ना करें, वही हमारे लिए अच्छा होगा। येस, सो नेवर मिक्स थ्योरी विद प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकली येस, आई टोटली एग्री, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट थ्योरेटिकली उसके रूल्स बने हुए हैं। अगर आपने किसी को भी डोनेशन लेते हुए पकड़ा गया, या फिर आपने बोला नहीं मेरिट के बेसिस पे एडमिशन नहीं हुई यहाँ पे, तो उसके वो कॉलेज के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो रूल्स हैं, इसीलिए जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है। हाँ? तो रूल्स नहीं होंगे तो भई हम तो इधर-उधर स्ट्रगल करते रहेंगे। तो नहीं, रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस, वी आर गोइंग टू स्टडी कॉर्पोरेट लॉ। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो सिलेबस भी आपको बताऊंगी, एक बार गो थ्रू करेंगे हम अच्छे से। कॉर्पोरेट लॉ में यस, वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपनीज एक्ट। लेकिन ना मैं वो जो मैंने आपको बताया ना, वो लिखना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं एक बार लिख देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया अभी? दैट लॉ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। व्हेन ऑल दीज रूल्स टुगेदर they come together, it forms an act, and when many acts they come together, it forms law. हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट लॉ, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं द कंपनीज एक्ट। अभी आपको समझ में आ रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है कॉर्पोरेट लॉ, और जो एक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपनीज एक्ट। अब आपको फ्लो समझ में आ गया ना, इसीलिए अभी आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर आप कॉर्पोरेट लॉ की बात कर लो, तो कॉर्पोरेट वर्ड क्या होता है? आगे जाके ना हम सेक्शन 2 क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं एक डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है। तो कॉर्पोरेट वर्ड मतलब एक ऐसी एंटिटी बोल दो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, कॉर्पोरेशन बोलो, एसोसिएशन बोलो, विच हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस इन द आईज ऑफ लॉ। तो एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये जो कॉर्पोरेट वर्ड है, ये बहुत ही वाइड है। उसके अंदर कंपनी आती है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट में क्या आ जाएगा? कॉर्पोरेट में आ जाएगी कंपनी, बिकॉज इट इज अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। इसमें आ जाएंगे कॉर्पोरेशंस, इसमें आ जाएंगे एसोसिएशंस। यस, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स होंगे। यस, अब देखो रिवर्स भी जा सकते हैं। हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं जिसमें कंपनी, कॉर्पोरेशंस, एसोसिएशंस, ये सब कवर्ड है। इनके रिलेटेड एक्ट्स होंगे। ओके, तो हम उसमें से कौन सी एक्ट पढ़ने वाले हैं? कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब ये जो लॉ है ना, ये एक बहुत ही जनरल वर्ड है। अच्छा, आप अगर सपोज ये लिखना चाहते हो, तो अगर लिख रहे हो ना, तो मैं आपको एक और भी चीज ऐड करवा देती हूँ। ये सब बहुत जनरल है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो ये भी इट्स ओके, बट इफ यू वांट टू राइट, देन कॉर्पोरेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, कॉर्पोरेट का मीनिंग होता है हैविंग सेपरेट लीगल स्टेटस, या फिर हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ योर ओन। यस, तो कॉर्पोरेट का मीनिंग होता है हैविंग सेपरेट लीगल स्टेटस। तो हमारा फिर ये नोट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं बता रही थी आपको कि लॉ जो वर्ड है ना, वो एक बहुत ही वाइड और एक बहुत ही जनरल आप बोल सकते हो। अब लॉ जो है वो रूल्स बनाता है। यस, लॉ लॉ क्या है? इट मेक्स द रूल्स। क्या करना चाहिए
व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, तो हमने बोला कि नहीं, यहाँ पे स्पिट नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको गार्बेज नहीं जाना, ये जनरल सोसाइटी के लिए लॉज हो गए। ठीक है, तो ये आपको नहीं आपको इस तरीके से ऑपरेट करना है। यू कैन नॉट जस्ट टेल एनीथिंग टू एनीबडी। आपको यहाँ का जो एथिकल एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन करना। तो ऐसी इस तरीके से ना लॉ बने, एंटी स्पिटिंग हो गया। फिर यहाँ पर आपको जैसे कंपनी लॉ की अगर हम बात कर ले, तो कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको। यू विल हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। तो कि ये लॉज बने हुए हैं कि आपको अगर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना है तो आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। ये लॉ है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, फिर उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस। तो ऐसे सारे लॉज बने हुए हैं। अब वो लॉज का प्रोसीजर क्या है? अभी आपने तो लॉ बना दिया, अब उसको पूरा कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, वो लिखा होता है एक्ट। ओके, तो लॉ क्या बोलता है? लॉ रूल्स बनाता है कि हमको क्या करना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन, वो लॉ में लिखा है। लेकिन एक्ट जो है, एक्ट उनका प्रोसीजर बताता है। कैसे करना चाहिए, हाउ इट इज टू बी डन, वो कहां पर लिखा हुआ है? वो एक्ट में लिखा हुआ है। तो लॉ ये बताता है कि क्या करना चाहिए। ये रूल है, ये आपको करना ही है। कंपनी में बिजनेस करना है तो पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, रजिस्टर करनी पड़ेगी आपको। अब वो कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, दैट इज गिवन इन द एक्ट। सो एक्ट बेसिकली आंसर्स द क्वेश्चन हाउ इट इज टू बी डन। नाउ टू गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स से कि मुझे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, क्योंकि भाई हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने वाले हैं, तो फिर हम कंपनी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। सपोज कि मुझे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, मुझे शिफ्ट करना है, शिफ्ट लिख देती हूँ कि ये सब हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये कभी ना कभी आपको आगे काम में आने ही वाला है। सपोज मुझे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, तो लॉ मुझे अलाउ करता है कि हाँ भाई, तुमको अगर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा टू शिफ्ट, वो लिखा है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो लॉ बोलता है कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, लेकिन अब उसको कैसे करना है तो कंपनीज एक्ट में लिखा है। तो मुझे शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है तो उसका प्रोसीजर क्या है वो लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे बोनस शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, तो कंपनी को बोनस शेयर्स इशू कंपनी इशू कर सकती है, ये लॉ बना है। ठीक है, तो बोनस शेयर जो हैं वो हम इशू कर सकते हैं, लेकिन अब उसका प्रोसीजर क्या है वो लिखा है हमारे एक्ट में। राइट, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आरओसी के पास हमें बहुत सारी चीजें फाइलिंग करनी पड़ती हैं, आरओसी के पास फाइलिंग करनी पड़ती है। हाँ, आरओसी के पास फाइलिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है वो हमें एक्ट बताएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक रूल बिटवीन लॉ एंड एक्ट। लेकिन हाँ, कभी कभार इसको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, जैसे कंपनी लॉ भी बोल देते हैं, कंपनी एक्ट भी बोलते हैं। तो कभी कभार ऐसे वर्ड्स होते हैं, लेकिन इट इज कॉर्पोरेट लॉ एंड उसके अंदर हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट। ओके, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए है, ऐसा कुछ एग्जाम में तो आने वाला है नहीं आपको। अच्छा, नाउ लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बाद में हम पढ़ने वाले हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट में ये आने वाला है। लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर मुझे एक एक्ट बनाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक ये बेसिक्स हम नहीं समझ लेंगे तो फिर देन थिंग्स विल नॉट बी क्लियर, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपको बाद में आती रहेंगी एंड देन यू विल बी लेफ्ट वंडरिंग अच्छा क्या करते हैं फिर। ओके, नाउ पहले तो प्रैक्टिकली उसको रिलेट कर लेते हैं और फिर बाद में आपको मैं उसको थियोरेटिकली बताऊंगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको कॉलेज में एक प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, अब आजकल तो कॉलेजेस यही काम करते रहते हैं, मैं तो देखती हूँ ना स्टूडेंट्स इतने बेचारे परेशान रहते हैं ना कि ये सबमिशन करो, वो सबमिशन करो। पढ़ाई करें कि हम ये प्रोजेक्ट बनाए, और फिर क्या है आजकल सब चैट जीपीटी में बन जाते हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स को मालूम पड़ जाता है हाँ तुमने भी चैट जीपीटी से लिया है, इसने भी लिया है, सेम कंटेंट है। बहुत प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स की, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, इनफैक्ट मुझे भी मेरे बेटे के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, और वो क्या मुझे ही करना पड़ता है। वो तो बोल देता है मम्मा ये टॉपिक आया है, आइडिया दे देता है अभी आप करो, नहीं मुझे ड्राइंग नहीं करनी है वो आप करो। तो प्रोजेक्ट्स बेसिकली मुझे लगता है कि हमारे लिए चलो छोटे छोटे जाने दे।
हाँ, आपको ना कॉलेज से एक प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है? अब प्रोजेक्ट कुछ ऐसे टॉपिक पे है व्हिच इज़ वेरी न्यू टू यू, आपको नहीं पता उसके बारे में क्या क्या लिखना है। तो आपने अपनी रिसर्च की। अब वो जो प्रोजेक्ट है उसकी उसकी एक रिपोर्ट बनानी है आपको, ठीक है? एक रिपोर्ट बनानी है। अब वो रिपोर्ट आपने पहले एक रफ ड्राफ्ट कर ली, ठीक है? मैं लिख देती हूँ आपको। आपको क्या मिला है? कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है? अब उस प्रोजेक्ट में आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उस रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट रेडी करोगे। ओके, आप बोलोगे कि ये मैंने रफ बनाया है। फिर आप या तो अपने पेरेंट के पास जाओगे, लेट्स से योर फादर इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप उनके पास जाओगे, डैड एक बार देख लो ना। ठीक है? तो ये जो ड्राफ्ट है, ये पहले आप दिखाओगे अपने पेरेंट को, या फिर अगर आपको लगता है नहीं मेरे पेरेंट्स वो नहीं कर पाएँगे, तो आप कोई टीचर के पास जाओगे कि मैम मुझे आपकी हेल्प चाहिए, एक बार फिर सिर्फ ये देख लो ये मैंने ठीक लिखा है कि नहीं। फिर वो बोलेगी नहीं भई ये इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। आप बोलोगे ठीक है मैम क्या चेंजेस करूँ? फिर आप डिस्कशन करोगे उनके साथ में, मैम ये लिख दूँ चलेगा क्या? वो बोलेगी नहीं ये पॉइंट भी चेंज करो। अच्छा मैम ऐसे कर लिया तो चलेगा? तो फिर डिस्कशंस होंगी, चेंजेस होंगी। ठीक है? तो आप यहाँ पर डिस्कशन करोगे और कुछ वहाँ पर आप चेंजेस कर दोगे। ये सब करने के बाद फिर आप अपनी फाइनल सबमिशन करोगे। ये प्रोसीजर करेक्ट लिखा है मैंने? ठीक है? रिलेटेबल है? ओके। तो हमारे कॉलेज का प्रोजेक्ट अब रेडी हो चुका है। यही सेम लॉजिक अब आप एक्ट बनाने में जो हम प्रोसीजर होता है ना उसमें रिलेट करो। नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट। नाउ आपको क्या लगता है कि ऐसे ही मैंने सोचा आज कंपनीज एक्ट बनानी चाहिए, ये प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी, इनके लिए मैंने रूल्स बना दिए। मैंने सीधा पार्लियामेंट के पास में चली गई, तो वो बोलेंगे अभी अप्रूव कर दो। इतना ईज़ी होता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम ऐसे नहीं बोलते भाई आज से ये लॉ है, आपको मानना ही है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर बोलते हैं नहीं भाई यही लॉ है मान लो। नहीं, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ पीपल। अच्छा, आईसीएआई ने जब न्यू स्कीम लाई थी, तो क्या उन्होंने बोल दिया अरे ये न्यू स्कीम है अभी आपको फॉलो ही करनी है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने स्टूडेंट्स की, प्रोफेसर्स की, टीचर्स की, पब्लिक की, उनकी ओपिनियन माँगी। आप बताओ, ये लेकर आए, ये ठीक है कि नहीं? और फिर उसके बाद देन दे केम अप विद अ फाइनल स्कीम। ऐसा हुआ था। उनकी वेबसाइट पे भी था कि आपको सबमिट करना है, चेंजेस करना है, आप बताओ। तो सिमिलरली लॉज़ कैसे बनते हैं? पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे कंट्री में लॉ मेकिंग अथॉरिटी इज़ द पार्लियामेंट। उनका फाइनल ओपिनियन रहता है। पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट इज़ द लॉ मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है? हमारे यहाँ पे द प्रेसिडेंट इज़ द लॉ मेकिंग अथॉरिटी। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जब भी कोई एक्ट लानी है, आपने कभी बैर एक्ट देखी है? मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। जभी भी कोई एक्ट हमें लानी है ना, तो उसका एक ड्राफ्ट बनता है, एक रफ बनता है। जैसे आपने भी एक रिपोर्ट की ड्राफ्ट बनाई थी, तो एक ड्राफ्ट बनता है एंड दैट ड्राफ्ट इज़ नोन एज़ अ बिल। ठीक है? उस ड्राफ्ट को हम बोलते हैं एक बिल। अब देयर आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ओके? वन इज़ द लोक सभा, अदर इज़ द राज्यसभा, ये आपको पता है। A bill can be introduced in either of the houses. ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो पहले लोकसभा में ही जाना चाहिए फिर राज्यसभा में। हाँ, ऐसा मनी बिल वगैरह कुछ बिल्स होते हैं जो पहले लोकसभा में जाएंगे फिर राज्यसभा में जाएंगे, वही प्रोसीजर होता है। बट यू कैन लीविंग असाइड दोज एग्जेम्पशंस, आप जो एक बिल है वो कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हो। तो लेट्स अज्यूम कि वी फर्स्ट प्रेजेंटेड द बिल टू द लोकसभा। ठीक है? तो बिल मतलब एक ड्राफ्ट हमने बनाया कि ये एक्ट है, ये हम सोच रहे हैं, आप बताओ। तो हमने एक ड्राफ्ट बनाया, फिर वो हम लेकर गए राज्यसभा में, तो लोकसभा में। ठीक है? अब लोकसभा में लेकर गए हम, फिर वो पब्लिश किया जाता है इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट इज एक्चुअली अ पब्लिक अनाउंसमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। पहले तो ऐसे प्रिंट होके जाता था, अब एंड वो प्रिंटिंग होती थी गवर्नमेंट के प्रेस में, बट अभी कोविड के बाद तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो आर्काइव्स भी आपको मिलेंगे पुराने पुराने। आपको ऑफिशियल गैजेट लेना है तो ऑफिशियल गैजेट की वेबसाइट पे जाओ, उधर आर्काइव में देख लो। एंड अभी सब डिजिटल हो गया है, बट पहले उसको प्रॉपर्ली प्रिंट किया जाता था। तो इट इज एक्चुअली अ बुकलेट विच इज पब्लिश्ड वीकली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट्स। ये तो आपस में ये लोग डिस्कस करें, पब्लिक को कहाँ मालूम? तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है
इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल गैजेट। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट रेडी किया हमने, वो लोकसभा में हमने उसको प्रेजेंट किया। वहां से उन्होंने फिर बोला चलो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिक को भी बता देते हैं कि ऐसा कुछ बिल प्रेजेंट हुआ है। इट इज पब्लिश इन दी ऑफिशियल गैजेट। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये सब लिखवाऊंगी बाद में। अच्छा, अब भाई वो ड्राफ्ट डिस्कस करने लायक है कि भी नहीं, वो तो जज करना पड़ेगा कि नहीं। तो फिर ये बिल एक स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, जो देखती है हाँ इसमें क्या लिखा है, अच्छा हाँ ये तो डिस्कस करना ही चाहिए, हाँ ये तो रूल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो एक ना एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट को, फिर वो ये जज करते हैं कि ये डिस्कस करने लायक भी है या नहीं, क्योंकि इतने सारे बिल्स, इतने सारे ड्राफ्ट आते होंगे उनको, हर चीज थोड़ी ना डिस्कस करने लायक होती है। तो फिर वो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो इस चीज को एग्जामिन करेगी। अगर वो उनको लगता है हाँ ये डिस्कस करने लायक है, तो फिर उसके बारे में डिस्कशंस होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा में उसकी डिस्कशंस होंगी। वंस अच्छा, डिस्कशन मतलब क्या होता है, उसमें पहले तो उसको रीड किया जाएगा, शांति से सुन लो सब लोग, उसकी पहले रीडिंग होगी, फिर रीडिंग के बाद डिबेट चालू होगा। ठीक है, पहले आप सुन लो, फिर अपने पॉइंट्स पे रेडी रख के डिबेट करो। आपको प्रोसीजर समझा? तो एक बिल है जो एक ड्राफ्ट है, वो मैंने प्रेजेंट किया टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा। वहां से फिर ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन गई कि ऐसा बिल आया है। स्टैंडिंग कमेटी ने उसको पढ़ा, ये जानने की कोशिश की भाई ये डिस्कस करने लायक भी है कि नहीं। अगर उनको लगता है तो लोकसभा में वो बिल पहले पूरा रीड किया जाएगा, क्लॉज बाय क्लॉज उसे पढ़ा जाएगा, और फिर उसके बाद में उसको उसके ऊपर डिबेट होगा। ठीक है, अब लोकसभा में डिसीजन या तो फेवर में जाएगा या अगेंस्ट जाएगा। अगर फेवर में जाता है कि लोकसभा बोलते हैं हाँ भाई ये बिल तो एक्ट बनना ही चाहिए, ठीक है, फिर वो जाएगा राज्यसभा के पास और पूरा प्रोसीजर वापस रिपीट होगा। राज्यसभा में पहले क्लॉज बाय क्लॉज उसको रीड किया जाएगा, फिर हम देखेंगे कि भाई इसमें कुछ पॉइंट्स है, अच्छा इस पे डिबेट होगा, फिर राज्यसभा भी कन्विंस हो जाएगी कि हाँ भाई ये ये तो एक्ट आनी ही चाहिए। Then it will go to the president. So after we receive the assent मतलब consent, after we receive the assent of both the houses of parliament, then we will send it to the president for his approval. President is the law making authority. फिर प्रेसिडेंट जब अपना अप्रूवल दे देंगे, अपना असेंट मतलब कंसेंट दे देंगे, तब जाके ये बिल एक्ट बन जाएगी। एक्ट बनने पे भी वो पब्लिश होगी इन दी ऑफिशियल गैजेट कि भाई ये एक्ट आई है। पब्लिक को हम बता रहे हैं बाय पब्लिशिंग इट इन दी ऑफिशियल गैजेट। सो दैट इज द डे, दैट इज हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट। अच्छा, इसमें भी डेट्स वगैरह आती हैं, वो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में पढ़ेंगे कि कौन से डेट से वो एनफोर्स होगी। जो एक्ट में लिखा है वो कंसिडर करो, नहीं दिया तो प्रेसिडेंट कंसिडर करो, ऑफिशियल गैजेट की अनाउंसमेंट डेट लो। तो वो क्या सीक्वेंस है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। सो दैट इज द, अब मुझे पता है कि आपको ये लिखना ही होगा, तो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू। अब आप वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हो। तो अ बिल हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे पहली स्टेज क्या होती है? इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आइदर हाउस मतलब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। फिर पब्लिक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है, दैट इज नेक्स्ट स्टेप। फिर एक स्टैंडिंग कमेटी को ये भेजा जाता है कि भाई तुम देख लो कि ये डिस्कस करने लायक भी है कि नहीं। एक जनरल डिस्कशन होती है जहां पर पहले पूरा ड्राफ्ट रीड किया जाता है क्लॉज बाय क्लॉज। तो रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज, देन उस पे डिबेट होता है, या तो सपोर्ट में कोई बोलेगा या अगेंस्ट बोलेगा। वंस इट इज पास्ड बाय द लोकसभा, देन इट गोज टू द अदर हाउस फॉर कॉन्करेंस। और वहां पर ये सारे कॉन्करेंस मतलब अभी वो भी बोले हाँ ठीक है हम भी एग्री करते हैं, देन द अबाउ स्टेजेस आर रिपीटेड। वहां पर भी पूरा रीड किया जाएगा, उस पर डिबेट होगा। व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, व्हेन द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव, देन इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने के बाद वो बिल एक एक्ट बन जाता है। तो इसीलिए तो फिर आपको समझना चाहिए ना कि व्हाई इट टेक्स सो मच टाइम फॉर एन एक्ट टू बी एनफोर्स्ड, क्योंकि इतने सारे स्टेजेस हैं उसमें।
तो एक बिल जब हमने प्रेजेंट किया उसके बाद उसको एक्ट बनने के लिए इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, इसीलिए तो इतना टाइम लग जाता है। यस, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसीजर। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं है तो वीडियो पॉज करके लिख लो। डन, ओके। अब शुरू करते हैं हमारे कंपनीज एक्ट के साथ, लेकिन उसके भी पहले मुझे ये समझना है दैट देर आर सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई शुड आई चूज टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी? अब मैम ये सब क्या क्यों पढ़ना है हमें? हम लोग को तो लाइक कंपनीज एक्ट करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है तो पढ़ना है, तो पढ़ रहे हैं हम लोग, आप ये सब क्यों बता रहे हो? कंपनी क्यों फॉर्म होनी चाहिए, क्या होती? अब इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक क्लाइंट आता है आपके पास में और वो बोलता है कि यार मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तू बता कि मुझे क्या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए। तो आप अभी का मत सोचो, आप आगे की सोचो कि कल को अगर कोई क्लाइंट अगर आपके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम बताओ कि मुझे कैसे करना है, तो फिर आपको उसको एक्सप्लेन करने करने की नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि तू प्रोप्राइटरी कर या तू पार्टनरशिप कर, एलएलपी कर, कंपनी कर। आपको उनके इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर पता होना चाहिए, आपको सूटेबिलिटी पता होनी चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो नो द टैक्सेबिलिटी कि भाई इस ये करेगा तो ये टैक्स है, ये करेगा तो ऐसा है। आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ओवरऑल व्यू मिलना ही चाहिए। यस, सो लेट अस डिस्कस कि अगर मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, okay, तो इज इट रियली बेनिफिशियल एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस? उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। हमारे मिस्टर करण है, ओके, मैं किसी का रेफरेंस नहीं दे रही हूँ, ऑलराइट, ये सब सिर्फ कॉमन नाम है। एनीथिंग इट इज ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस, रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स से कि मिस्टर करण है एंड उनको एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। ये मैं लिखती जाती हूँ, आपको भी चाहिए तो आप लिख लेना बाद में। मिस्टर करण है, उनको एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है? तो अब वो सोच रहे हैं कि किस चीज में करूं, तो वो आपके पास आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सुनो मुझे ना एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं वैसे भी बहुत शौकीन हूँ कपड़ों के, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स। आप बताओ कि मुझे ये बिजनेस कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए? तो आप उसको पूछते तेरे को अकेले बिजनेस करना है तो प्रोप्राइटरी में कर ले। फिर वो सोचता है क्या मैं अकेले करूं, नहीं यार मेरे से इतना काम नहीं होने वाला है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं अकेले नहीं करना चाहता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं फिर देख तेरे पास एक और ऑप्शन है, तू पार्टनरशिप में कर ले। तो वो बोलते हैं हाँ मेरे फ्रेंड्स तो हैं, मैं उनको पूछ सकता हूँ कि हम पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, और बताओ। आप बोलते हो देख फिर तू कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है अगर और भी लोग आ रहे हैं तो एक एलएलपी है, दैट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस, तेरे को एलएलपी में करना है। तो वो बोलते हैं यार मेरे को ना ऐसा बहुत कंफ्यूजन है, तू मुझे लिख के बता, तू मुझे बता कि मुझे कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहिए, ठीक है? एक्चुअली आपको पता है जब मैं मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही थी, तब मैं भी सोच रही थी पार्टनरशिप में करूं या कंपनी फॉर्म करूं या एलएलपी में कर लूं। तो ये सारी चीजें मैंने खुद अपने लिए की हैं, और अगर मैं इस क्लैरिटी के साथ नहीं होती तो फिर मुझे लगता था यार अभी आप ही बताओ क्या करना चाहिए, कंपनी करूं या एलएलपी? फिर वो जो बोले मुझे वो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती थी, और बाद में मुझे रियलाइज होता था अरे यार ये तो मेरे लिए सही है ही नहीं। वो सब रिग्रेट क्यों रखने हैं आपको? पहले ही पता कर लो कि कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या फीचर्स है और मेरे लिए क्या सूटेबल है, कंपनी सूटेबल है कि नहीं। चलो ठीक है, तो हमारा जो करण है ना, वो चला गया अपने बहुत अच्छे फ्रेंड मनीष के पास। मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम दिया। अभी तो आप समझ ही गए होगे। अच्छा, तो अगर 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 वो अभिषेक कर होता ना, पता ना आपको, यूट्यूबर पता है अभिषेक कर? अगर वो होता ना तो वो बोलता अरे मेरी ऑडियंस लिसनर्स बता देंगी कमेंट सेक्शन में कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी ये तो यूट्यूब पे है नहीं, तो मैं बोलूंगी अरे आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं कौन से फ्रेंड की बात कर रही हूँ। मुझे वही याद आ गया ही। आपने कभी देखा है अभिषेक कर के वीडियोस? स्टॉक मार्केट पे बोलते हैं एंड बहुत अच्छी इंसाइट्स है। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाओ और अभिषेक कर आप टाइप करना एंड उनके वीडियोस देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। वो एकदम स्टोरी टेलर है ना, तो बहुत अच्छे मजा आता है उनकी वीडियोस देखने में। तो वो बोलेंगे भाई मेरी ऑडियंस कमेंट सेक्शन में बता दे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो करण ने मनीष के पास गया और एक और अपना फ्रेंड है अपूर्वा, उसके पास गया। उसने बोला कि देखो मैं एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ,
तो चलो साथ में करते हैं बिजनेस। अब वो तीनों आ गए हमारे ऑफिस में और अभी हमारे साथ बैठे हैं वो। तो हमें उनको एक्सप्लेन करना है कि भाई तुम्हारे लिए कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है। तो हमने एक टेबल बना ली। हमने बोला देखो सुनो इधर आओ, ये देखो, या तो आप प्रोप्राइटरी में बिजनेस कर लो या तो पार्टनरशिप में करो, लेकिन या फिर कंपनी में कर लो। प्रोप्राइटरी में कौन करता है बिजनेस जनरली? एक स्मॉल बिजनेसमैन जो होता है ना, वो प्रोप्राइटरी में बिजनेस करता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई यार इतना स्केल मेरे लिए बस है और टेंशन कौन लेगा, तो ये कर लो। लेकिन हाँ, ये जो प्रोप्राइटरी है ना, ये बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, क्योंकि इसके कोई रूल्स वगैरह तो होते नहीं है। तो सब लोग अपनी मर्जी से बिजनेस करते हैं, इसीलिए इसका जो परसेप्शन है ना मार्केट में, वो ऐसा है कि यार इसको बस टाइम पास के लिए बिजनेस कर रहा है। तो ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज फॉर्म है। कल को तुम बैंक्स के पास जाओगे या कोई इन्वेस्टर के पास जाओगे, तो ये नहीं बोल सकते कि प्रोप्राइटरी में करना है। करण मुझे देख के बोलता है, मैंने पहले ही बोला था मैं अकेले बिजनेस नहीं करना चाहता, इतना काम मैं नहीं कर सकता। मैंने बोला ठीक है फिर तू छोड़ इसको, आजा पार्टनरशिप में आते हैं, तेरे को साथ में बिजनेस करना है। तो पार्टनरशिप में दो लोगों के साथ तुम बिजनेस करो, तुम तो तीनों आराम से पार्टनरशिप कर पाओगे। फिर है ना, यहाँ पे मनीष जो है वो बोलता है कि ये कंपनी फॉर्म क्या है वो भी तो हमको बताओ। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया फिर, ठीक है। अब प्रोप्राइटरी में आप पहले सुन लो, बाद में अगर आपको ये लिखना है तो फिर कॉपी कर लेना, लेकिन पहले सुन के समझ लो, साथ साथ में लिखोगे तो फिर ध्यान नहीं जाता है। अच्छा, प्रोप्राइटरी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम वन। मैक्सिमम? मैक्सिमम भी वन ही होता है। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम टू। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बताओ, मेरे को लिमिट बताओ। 50। यस। ये कहाँ लिखा है? ये कभी भी कंपनी, अच्छा ये कभी भी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा था, आपको पता है? द मैक्सिमम नंबर वॉज नेवर गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट, इट वॉज ऑलवेज गिवन इन द कंपनीज एक्ट। लॉ क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आपके पास पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही हो सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हो गया देन यू हैव टू इमीडिएटली रजिस्टर योरसेल्फ एज अ कंपनी, फेलिंग विच नहीं करवाया देन यू विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल एसोसिएशन हैविंग नो स्टैंडिंग इन द आईज ऑफ लॉ। तो भाई 50 से ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, कंपनी में तो वैसे देर आर मेनली टू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है हमारी प्राइवेट कंपनी और एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी। यस, आई नो देर आर अदर्स ऑल्सो, आप बहुत नॉलेजेबल हो मैम। ओपीसी भी तो होता है, बेसिकली दो क्लास की ओपीसी काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी होती, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मिनिमम टू और मैक्सिमम 200। ये लिमिट कंपनीज एक्ट में ही दी है, हाँ मालूम है। अच्छा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम 7 चाहिए मुझे, और मैक्सिमम अरे कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं कितने भी, मतलब देयर इज नो लिमिट ओनली। अनलिमिटेड लिखो या नो लिमिट लिखो, नो लिमिट लिख दे। ओके, तो मिनिमम टू और इधर मिनिमम 7, तो हम उनको बोलते देखो तुम तो तीन ही हो, तुम पब्लिक कंपनी तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, तुम प्राइवेट कंपनी कर लो, चलो ठीक है। ओके, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, वैसे प्रोप्राइटरी में ज्यादा कैपिटल लगता ही नहीं है, तो लो कैपिटल। पार्टनरशिप में मीडियम मीडियम, ठीक है। और कंपनी में यू कैन रेज हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल। अरे अगर आप एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर लेते हो तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, क्योंकि मेंबर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अनगिनत पैसा आ सकता है, शेयर्स इशू करते जाओ और हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज। इसीलिए तो आजकल इतने सारे आईपीओस आ रहे हैं, एफपीओ, मतलब बाद में भी शेयर। अरे जब भी पैसा चाहिए शेयर दे दो पब्लिक को, पैसा ले लो। तो अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो फिर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड कैपिटल आ सकता है आपके पास में। तो इट इज वेरी हाई, ठीक है। और यहाँ पर एरो भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, कोई लिमिट ही नहीं है, तो फिर तो देन कितना भी चाहिए उतना पैसा आप रेज कर सकते हो। व्हाट इज दिस कैपिटल नोन एज, मतलब इसको क्या बोलते हैं? ये तो सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए ही है। इट इज नोन एज प्रोप्राइटर्स कैपिटल। हियर इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? पार्टनर्स कैपिटल।
and here it is known as share capital. अब ऑल्दो ये स्टेज पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो वर्ड आ जाता है और अगर हम तभी डिस्कस कर ले तो हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं। ये सब हम वापस जब शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स पढ़ेंगे वो चैप्टर में तो पढ़ने ही वाले हैं, बट आई थिंक ये नोट में ये अगर लिख लेंगे ना तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस शेयर कैपिटल? अब इसमें ना दो वर्ड्स हैं, वन इज शेयर एंड अदर is capital. What is the meaning of capital? Capital is money that you have brought in the business. Capital क्या होता है? It is a pool of money. Okay? एक lump sum pool of money है ये. Pool of money है ये. Okay? Capital is a pool of money. Now, let's say कि हमारे ये तीनों करण, मनीष एंड अपूर्वा, ठीक है, इन लोगों को बोला है चलो भाई बिजनेस स्टार्ट करो, पैसा तो लेके आओगे ना। तो करण बोलता है मैं 10 करोड़ लेके आऊंगा, ठीक है। मनीष बोलता है मैं 5 करोड़ लेके आऊंगा। अपूर्वा भी बोलता है मैं भी 5 करोड़ ही लेके आऊंगा। तो इनका टोटल जो कैपिटल है ये हो गया हमारा कैपिटल। इनका जो कैपिटल है वो हो गया अब 20 करोड़ का। तो अब करण बोलते हैं भाई थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, इस 20 करोड़ में से मेरा कितना है, कल को कोई मुझे पूछेगा तो मैंने उसको बोला कि देख तू ये आंसर देना कि आउट ऑफ 20 करोड़ मेरा 10 करोड़ है, ठीक है। सो 10 करोड़ आउट ऑफ 20 करोड़ मतलब तू कंपनी का 50% का मालिक है, ठीक है। जितना भी पैसा आया है उसमें से 50% तेरा। अब मनीष क्या बोलेगा, मैंने तो 5 करोड़ लाए थे, 5 करोड़ आउट ऑफ 20 करोड़ मतलब 20 करोड़ का जो पैसा है उसमें से मेरा हिस्सा कितना है, 5 करोड़ का है, मतलब दैट कम्स टू 25%। एंड अपूर्वा क्या बोलता है, मैंने भी तो 5 करोड़ डाले हैं, 5 करोड़ आउट ऑफ 20 करोड़ 25%। अब ये सब मैम कहां पर काम में आएगा, आपने शार्क टैंक देखे? शार्क टैंक उसमें वो बोलते हैं ना शेयर होल्डिंग बताओ, शेयर होल्डिंग बताओ, तो वो क्या बोलते हैं, मेरे पास 50% है, इसके पास 25, इसके पास 25। शार्क टैंक देखा है कि नहीं आप लोगों ने? तो उसमें बोलते हैं ना शेयर होल्डिंग पैटर्न बताओ आप लोगों का, तो वो बोलते हैं ना कि इतना, फिर वो बोलते हैं अरे काम तो सारा यही कर रहा है लेकिन इसको आपने 5% क्यों दिया हुआ है कि नहीं? तो जब हम पैसा डालते हैं हमको पता होना चाहिए ना उस पैसे में से मेरा हिस्सा कितना है, दैट इज नोन एज शेयर, ठीक है। उस पैसे में, उस पूल ऑफ मनी में मेरा हिस्सा कितना, दैट इज नोन एज शेयर। ऑलराइट, सो दिस इज शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज शेयर, थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी करण बोलता है कल को अगर मुझे अपना हिस्सा किसी को बेचना है तो मैं कैसे करूं? तो मैंने उसको बोला देख तेरा तो इसमें 50% है, तेरे को बेचना है बेच दे, लेकिन अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपको सब कुछ बेचना है। वो बोलता नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने उससे कहा कि आप एक काम करो, आपका जो ये हिस्सा है ना इसको पर यूनिट में बांट दो, पर यूनिट, ठीक है। दैट अभी ये तो मेरा शेयर हुआ, इसको मुझे पर यूनिट में डिवाइड करना है। तो उस शेयर को मैंने एक वैल्यू दे दिया, उसको मैं बोलती हूँ फेस वैल्यू। तो हर शेयर का एक फेस वैल्यू होगा। शेयर इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। शेयर एक्चुअली क्या होता है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट into which the capital of company is divided. तो मैंने उसको कहा कि अब तेरा हिस्सा तो है 50% का, अब तुझे पूरा तो कभी बेचना ही नहीं होगा, जो थोड़ा थोड़ा बेचना है। तो तू
पर यूनिट का वैल्यू डिसाइड कर ले। तो वो लोग ने बोला ठीक है, एक काम करते, फेस वैल्यू को हम 10 रख देते हैं। मैंने बोला चलो अभी तुम देखो करण, इधर लिख देती, करण तुमने 10 करोड़ डाला है, अगर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है तो तुम्हारे हो गए 1 करोड़ शेयर्स, और पर शेयर का फेस वैल्यू है 10 करोड़, गिविंग योर टोटल कैपिटल, फेस वैल्यू 10 है, गिविंग योर टोटल कैपिटल ऑफ 10 करोड़। ठीक है, आपको समझ में आया अभी? उसके पास 1 करोड़ के शेयर्स हो गए, मैंने उसको एक स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर दिया शेयर, मतलब आपके पास 1 करोड़ शेयर्स हैं, हर शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, तो आपका जो कैपिटल है वो है 10 करोड़ का। ठीक है, आपका कैपिटल इन द कंपनी, कंपनी का कैपिटल तो 20 करोड़ है, आपका जो डाला हुआ है वो 10 करोड़ है, और हर एक यूनिट का 10 रुपीज है, तो आपके पास 1 करोड़ शेयर्स आ गए। ठीक है, तो आई हैव ब्रोकन दिस इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट। अब अगर उसको एक ही शेयर देना है तो उस शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज। अभी आपकी मर्जी, आपको 10 रुपए में ही देना है या उसको 50 रुपए में देना है विद प्रीमियम, लेकिन एक शेयर स्मॉलेस्ट यूनिट की वैल्यू हो गई 10, दैट इज अ शेयर। तो उसको मैंने बोला तेरा 1 करोड़ का है, बाकी का 50 50 20 25% आप सेम कर लो। ओके, सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन्ड शेयर कैपिटल टू देम। ओके, ये हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ऐसा है। अभी आपके क्लाइंट्स हैं, आपको उनको सारी क्लैरिटी तो देनी ही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज ओनर्स नोन एज? अगेन दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बट ये जो वर्ड्स है, टर्म्स है, ये आगे सब काम में आने वाले हैं हमको। मैं कुछ भी जो है वो टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, हर एक वर्ड, हर एक कॉन्सेप्ट आगे आपको काम में आने वाला है। ठीक है, चलो। ओनर्स आर नोन एज प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पार्टनर्स, पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, एंड कंपनी में होता है शेयर होल्डर। इनकी लाइबिलिटी क्या है? अभी हमको मालूम है ये ओनर है, इनकी लाइबिलिटी क्या है? अरे भाई प्रोप्राइटर, तेरी तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है कि मेरे पर्सनल एसेट्स आर ऑल्सो लाइबल। कुछ भी गड़बड़ हो गई ना बिजनेस में, माई पर्सनल एसेट्स आर ऑल्सो लाइबल, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में मेरी लाइबिलिटी ज्वाइंट होती है, सेवरल होती है, अनलिमिटेड, ज्वाइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। ज्वाइंट, सेवरल, अनलिमिटेड का मीनिंग क्या होता है? आई एम लाइबल नॉट ओनली फॉर माई शेयर बट ऑल्सो फॉर द शेयर ऑफ द अदर पार्टनर। कंपनी में क्या होती है? कंपनी में देखो लिमिटेड होती है, जितना मेरा प्रॉमिस किया है मैंने, मैं उतना ही पैसा लाऊंगा, जितना मेरा शेयर है मैं उतना ही लाऊंगा। इट इज, ठीक है, हो गया। इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर इट इज लिमिटेड बाय गारंटी। मैम क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं, हम पढ़ने भी वाले हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज भी होती हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी? लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब मेरे पास 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ शेयर्स हैं, वैल्यू 10 रुपीज है, मैं इतना ही लाऊंगा, मैं इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं लाऊंगा। समझ गए? मैम मुझे और पैसे की जरूरत है तो उसको और शेयर्स देने पड़ेंगे, ही विल हैव टू गिव हिम मोर शेयर्स, तभी वो उतना पैसा लाएगा। इन शॉर्ट, वो फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं लाएगा। हम उसको ये नहीं बोल सकते मेरे को ज्यादा पैसे की जरूरत है, कोई काम करो 10 रुपए तो लाई ना, साथ में 2 रुपए और भी लिया पर शेयर, नहीं। शेयर का जो वैल्यू है 10 रुपीज, वो उतना ही लाएगा। हम ये नहीं बोल सकते हमको और पैसों की जरूरत है तो तू 10 के बदले में 12 ले आ। आपको फिर उसको और शेयर्स इशू करने पड़ेंगे जिसका वैल्यू 10 है या वॉट एवर इज द फेस वैल्यू। तो जितना उसने कमिट किया है वही लाएगा, उतना ही लाएगा। यहाँ पर क्या है? अरे अनलिमिटेड है, बिजनेस के पास पैसा खत्म हो गया, इसके पर्सनल एसेट्स बेच के पैसा लेके आएंगे। यहाँ पर शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं है, उनको वो डर ही नहीं रहेगा कि भाई मेरे पर्सनल एसेट भी चले जाएंगे। एंड इट कैन ऑल्सो बी लिमिटेड बाय गारंटी। ये जो गारंटी का अमाउंट है ये हम वाइंडिंग अप पे लेके आते हैं कि भाई मैं 50,000 लेके आऊंगी, पक्का कमिटेड, मेरी गारंटी। वो बोलते मैं 10,000 लेके आऊंगा, गारंटी। So that is the amount which they promise to bring at the time of winding up. Unlimited liability company भी हो सकती है, it doesn't mean that your liability is always unlimited.
अनलिमिटेड लाइब्रेरी में क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अनलिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी में क्या होता है? सो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम यू गेट टू एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड. It is only at the time of winding up that your liability is unlimited. तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में मुझे हमेशा ही डर रहेगा, नहीं. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम यू गेट टू एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी. इट्स ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दैट योर लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड. तो दे एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं. नो. इन केस ऑफ पार्टनरशिप, नो, देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस. सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है. बिजनेस के एसेट्स अलग, ओनर के एसेट्स अलग हैं. यहाँ पर तो कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है दोनों में. हाँ, लेकिन कंपनी में यस, जो बिजनेस का है वो सिर्फ बिजनेस का ही है, वो शेयर होल्डर्स का नहीं है. हम नहीं बोल सकते शेयर होल्डर हमारे पास पैसे नहीं है तो तेरा घर बेच के पैसे लिया. नहीं. मैनेजमेंट कौन करता है? प्रोप्राइटर में मैनेजमेंट तो उसको खुद ही करना पड़ता है. प्रोप्राइटर हिमसेल्फ हैज टू मैनेज. अच्छा, इसमें कौन करेगा? पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही करेंगे ना. अरे लेकिन कंपनी में मेरे को फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं. और ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनको हमसे ज्यादा पता होता है कि कंपनी कैसे मैनेज करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मैनेज करते हैं. तो प्रोफेशनल्स के हाथ में कंपनी चल रही है. अच्छा, कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट? अरे खुद से क्या बिजनेस डॉक्यूमेंट करेंगे? नो, देयर इज नो बिजनेस डॉक्यूमेंट. अपने आप के साथ क्या एग्रीमेंट करेंगे हम? पार्टनरशिप में क्या रहता है? हाँ, पार्टनरशिप डीड होती है ना. पार्टनरशिप डीड में सब लिखा रहता है कि क्या रूल्स है, क्या आपको कैसे काम करना है. कंपनी में यस, देयर इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है. आपको अपनी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तो बनाना ही है. नहीं होगा तो मॉडल अप्लाई कर देंगे, लेकिन बनाना ही है आपको. अच्छा, अब ये दो डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा होता है? बोलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना आपको. यस, मेमोरेंडम बताता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी. तो मेमोरेंडम जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप लिख सकते हो, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ अ कंपनी. स्कोप ऑफ पावर मतलब ये कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम कर सकती है, वॉट इट कैन डू. जैसे अब ये लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रहे हैं. यस. तो एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है, ये उसके मेमोरेंडम में लिखा है. लेकिन उसका मेमोरेंडम बोलता है देख भाई, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कुछ भी मत करना. अब ये कंपनी ने टायर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. तो मेमोरेंडम अलाउ ही नहीं करता. हाँ, मेमोरेंडम अगर टायर बनाने के लिए अलाउ करेगा तो कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट. तो जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका मेमोरेंडम मुझे गारमेंट बनाने की परमिशन देता है, मैं वही काम कर सकती हूँ. क्या मैं टायर बना सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा मेमोरेंडम मेरे को अलाउ ही नहीं करता. अगर मेमोरेंडम अलाउ करेगा तो बना सकते हो, वरना नहीं. अच्छा, तो मेमोरेंडम बोलता है कि आप क्या काम कर सकते हो, व्हाट, वो यहाँ पर आंसर होता है. एंड हाउ इट इज टू बी डन, वो आर्टिकल्स में लिखा रहता है. तो आर्टिकल्स प्रोसीजर्स बताता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करते हैं कि वो काम करने में आपको किस चीजों का ध्यान रखना है, क्या इंटरनल रूल्स हैं. ठीक है? तो अब आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो इसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, आपको लोन लेना है तो क्या क्या फॉलो करना है, लिमिट्स क्या होंगे उसके, वो सब लिखा रहता है. तो लिमिट्स वो सब लिखेंगे. ठीक है? तो मतलब ये काम कैसे करना है, हाउ इट इज टू बी डन, वो लिखा है आर्टिकल्स में. ठीक है? तो आर्टिकल्स बेसिकली प्रोसीजर बताता है. ओके. तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, क्या प्रोसीजर, मीटिंग बुलानी है कैसे बुला सकते हो, क्या प्रोसीजर है, वो सब लिखा है. अच्छा, अगर प्रोप्राइटर डाइज तो फिर क्या होगा? देन द बिजनेस कम्स
टू एंड बिजनेस खत्म। प्रोप्राइटर गया है ना, मैम उसका बेटा कंटिन्यू करना चाहे तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन कोई नहीं करना चाहे तो खत्म ही करना पड़ेगा मुझे बिजनेस। और पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन तो होता ही है ना, भले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो या फर्म हो, डिसोल्यूशन तो होता ही ना। अभी 2 पार्टनर्स थे, वन डाइस, एक अकेला तो नहीं कर सकता, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर XYZ 3 पार्टनर्स थे, ये मर गया, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होगा ना, मतलब डिसोल्यूशन तो इन एनी केस होने ही वाला है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, देयर इज नो इफेक्ट, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी कंटिन्यूज टिल इट इज वाउंड अप। इसी को तो बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ओके, इसी को तो बोलते हैं परपेचुअल सक्सेस। ऑलराइट, अच्छा अभी हमको इनको एडवाइस करना है ना पार्टनरशिप में, लिख देती हूँ। ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है पार्टनरशिप, पता है आपको, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा अब मुझे इनको बताना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए बेटर है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर देते हो तो, या प्राइवेट भी करो, तो मैक्सिमम नंबर बहुत ज्यादा है, इट्स एन एडवांटेज, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा, तो ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है, तो अभी तीनों में देखते हैं ना किसका सबसे ज्यादा बेटर है। यहाँ पर लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिल जाएगी, मैनेजमेंट के लिए आपको खुद नहीं वरी करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे वो सब काम। बिजनेस डॉक्यूमेंट, अरे बिजनेस डॉक्यूमेंट अगर बना हुआ है ना तो बेटर है, कल को कोई लड़ाई हो गई, हमको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, सब रूल्स तरीके से। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, रूल्स होना बहुत जरूरी है। तो वो सब इसके लिए क्यों, अगर कोई रूल ही नहीं होगा, हम अपनी मर्जी से बिजनेस करेंगे, तेरे को क्रेडिट देंगे, तेरे को नहीं देंगे, मेरी मर्जी, नहीं, रूल्स होते हैं, हमको फॉलो करने पड़ते हैं। और अच्छा, मेमोरेंडम नहीं होगा तो कंपनी बोलेगी मैं गारमेंट भी बनाऊंगी, मैं टायर भी बनाऊंगी, मैं कंस्ट्रक्शन में भी घुस जाऊं, शेयर होल्डर बोलेगा यार हमारा पैसे का क्या कर रहे हो तुम लोग। तो रूल्स होना बहुत जरूरी है, वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में लिखे हुए हैं। डेथ या इंसॉल्वेंसी, अरे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यूज टिल इट इज वाउंड अप, परपेचुअल सक्सेशन है। तो मुझे लगता है कि मैंने जितना भी हाईलाइट कर लिया उसमें तो कंपनी सबसे ऊपर आ गई है। कंपनी, तुम कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में बहुत सारा फायदा है, तो हम क्या बोलेंगे ना उनको कि देखो भाई, ये सारे एडवांटेजेस हैं ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, अभी तुम देख लो। तो दे आर नाउ कन्विंस्ड, हमारे जो 3 फ्रेंड्स हैं, करण एंड करण, मनीष एंड अपूर्वा, दे आर कन्विंस्ड कि भाई हमको तो कंपनी करनी है इनकॉर्पोरेट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, उसके पहले मुझे पता है यू मे वांट टू राइट दिस, अगर लिखना है तो लिख लो, कोई कंपल्शन नहीं है। जहां पर मुझे लगेगा कि ऑप्शनल है मैं आपको बताऊंगी, अदरवाइज सब कुछ लिखना है। ठीक है, मुझे अगर लगेगा ऑप्शनल है तो मैं वो सामने से बताऊंगी, और अगर मैंने नहीं बोला मतलब लिखना ही है, ये स्टैंडर्ड रूल है मेरी क्लास का, जो मैं लिखती हूँ वो लिखना ही है आपको। अगर ऑप्शनल होगा तो मैं बताऊंगी। ये लिखो, पॉज करो वीडियो, लिखो ये। डन, आगे कुछ नहीं है। अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो कंपनी वर्ड है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? द वर्ड कॉम, इट मीन्स विद और टुगेदर, एंड द वर्ड पनी मीन्स ब्रेड है। कुकिंग शो चल रहा है क्या यहाँ पे, ब्रेड कहाँ से आ गई? नाउ इन द लेजरली पास्ट, लेजरली पास्ट क्यों बोल रही हूँ, अरे वो एक जमाना था यार जब इतनी टेंशन नहीं थी, आराम से बिजनेस होता था। इन द लेजरली पास्ट
the businessmen would come together and take advantage of public gatherings to discuss their business. To give you an example, आजकल तो सोशल मीडिया है। आजकल आप ज़ूम मीटिंग पे, लिंक्डइन पे, आजकल तो लिंक्डइन पे हम कितने ही लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो एक ज़माना था जब लोगों को मिलना पड़ता था टू कनेक्ट, डिस्कस अबाउट देयर बिज़नेस। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं लेक्चर्स दे रही हूँ, सेल कर रही हूँ, ये मेरे नेबर को भी नहीं मालूम होगा ना, जब तक मैं उसको जाके बताऊँगी नहीं। अब सोशल मीडिया आने की वजह से हर कोई अपना बिज़नेस उधर एडवर्टाइज़ कर रहा है, लेकिन एक ऐसा ज़माना था जहाँ पर एडवर्टाइज़ करने के लिए आपको 4 लोगों को मिलके बताना पड़ता था कि यार मैं ये काम कर रही हूँ, तेरे को रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास आ। तो अगर आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप जब 10 लोगों को बोलोगे, तभी वो आपसे गारमेंट्स खरीदेंगे ना। तो लोग क्या करते थे, और दूसरी बात, जब मेरे ही जैसे बिज़नेसमैन साथ में आ जाते हैं, हम बातें करते हैं, तो हमको पता चले तू क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, मुझे भी मेरे बिज़नेस में ये करना चाहिए। वी गेट टू लर्न सो मच। इसीलिए तो लोग कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स जाते हैं, जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल आके उस चीज़ों को डिस्कस करते हैं एंड आइडियाज़ लेते हैं। अब आपने शार्क टैंक पे ही देखा होगा ना कि वो पीयूष बंसल जो है वो बोलता है, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं भी अभी जाऊँगा और मेरी कंपनी में ही इंट्रोड्यूस करूँगा। सुना है कि नहीं? आप बोलोगे मैम आप तो शार्क टैंक के बड़े फैन हो। तो दैट इज़ वन वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न हाउ बिज़नेसेस वर्क एंड हाउ इन्वेस्टर्स थिंक, वो आपके बिज़नेस में क्या ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको तो देखना ही चाहिए वो। तो बोलते हैं ना, अरे मैं मेरी कंपनी में जाके ये करूँगा। जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हो तो आपको भी आइडियाज़ आते हैं। तो पहले ज़माने में लोग एक साथ मिलते थे एंड दे वुड टेक एडवांटेज ऑफ पब्लिक गैदरिंग्स टू डिस्कस बिज़नेस ओवर अ मील। अरे पुराने ज़माने की क्या बात करूँ, आज के ज़माने में भी तो यही होता है ना। अगर सपोज़ आपको कोई डिस्कशन करनी है तो आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, "ए चल ना कॉफ़ी पे मिलते हैं। अच्छा चल लंच पे मिलते हैं।" और जब आप मिलते हो तो आप बोलते हो मेरा अभी ग्रेजुएशन हो गया है या मेरा अभी ये हो गया, तो अभी मुझे बिज़नेस करना है। तो तू इंटरेस्टेड है क्या, साथ में करेगा बिज़नेस? तो आज भी तो वी डिस्कस बिज़नेस ओवर अ मील। अच्छा वो छोड़ो, रिलेटेबल एग्ज़ाम्पल लो। आप दिवाली, रक्षाबंधन, भाऊ-बीज, इस पे आप फैमिली गैदरिंग्स होती हैं। पहले तो सब बहुत अरे वाह वाह हाउ आर यू, ये वो लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसे सब सब होता है। एक बार वो रक्षाबंधन या जो भी बर्थडे की विधि है या दिवाली है, सब हो गया कार्यक्रम, फिर सब लोग खाना खाने बैठते हैं एंड स्लोली स्लोली ग्रुप्स बन जाते हैं। तो जो मेन ऑफ द फैमिली है वो एक ग्रुप बना के बैठेंगे, फीमेल्स जो है वो एक ग्रुप बना के बैठेंगी, बच्चे अपने आप में बिजी हैं। फिर जब भी जो आपके फादर्स हैं सबके, वो क्या डिस्कस करते हैं, अरे क्या चल रहा है शेयर मार्केट में, अरे क्या चल रहा है तेरे बिजनेस में। इनएविटेबली हर चीज बिजनेस, तेरा कितने बिजनेस में क्या चल रहा है, अरे उसके बिजनेस में ऐसा चल रहा है, ये डिस्कशंस तो होती ही है। So when people come together and they discuss business over a meal, yes, that is nothing but company. Come together and let us discuss business over a meal. So that gave rise to a company. Okay. So it is when in the leisurely past they would come together and discuss business over a meal. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे मील के ऊपर बिजनेस डिस्कस किया जाता है। आजकल का तो जो कंपनी फॉर्म है, वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। यस, तो आज की जो हम कंपनी की विजुअलाइजेशन करते हैं, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, रिलायंस जैसी, बहुत लोग काम कर रहे होंगे, हमारे माइंड में वो एक कंपनी है। बट कंपनी का एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है टू डिस्कस बिजनेस ओवर अ मील। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ट्रैवल करता है, वो एक फार्मा कंपनी में काम करता है एंड उसकी ना मीटिंग्स होती हैं, जैसे वो फार्मा कंपनी में दे सेल कैंसर ड्रग्स। तो वो जो भी जाता है तो बोलता है हमारी ये ड्रग्स है, हम हमारी ये टेक्नोलॉजी, अभी हम ये नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। तो वो सबके ऑफिसेज में नहीं जाता। तो मैंने उसको पूछा क्यों नहीं जाता है? वो बोलते मेरी ब्रेकफास्ट मीटिंग है। मैं बोली ब्रेकफास्ट मीटिंग क्या होता है? तो बोलते हैं हम ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं और फिर मैं उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। मैंने बोला यार तू ऑफिस में क्यों नहीं जाता है? बोलते नहीं ऑफिस में ना एक बहुत फॉर्मल सेटिंग होती है, 4 लोग आपको देख रहे होते हैं, तो आप भी सोच रहे हो, लेकिन ब्रेकफास्ट में ना एक बहुत ही रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रहता है एंड देन वो भी एकदम लाइट में, फिर वो सुनने को रेडी रहता है। तो देन आई वाज़ लाइक हाँ, ये भी एंड देन देयर आर देन यू बॉन्ड। अभी आप खाना खा रहे हो, अरे तेरी लाइफ में क्या चल रही है, ये सब भी आप पूछते हो, अच्छा चल प्रोडक्ट बता। यस, तो नॉर्मली बिज़नेसेस कैसे होते हैं, हम जिसके साथ हमारी ट्यूनिंग होती है ना, मेरे को ये बंदा जमता है यार, तो वो बॉन्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो ये पर्सनल लेवल पे ही बनता है। तो मुझे लगा नहीं यार, ये भी बहुत अच्छी बात है। व्हेन यू बॉन्ड विद अ पर्सन एंड देन यू आर कंफर्टेबल एंड देन यू गिव हिम द ऑर्डर। आप देखते हो कि वो मेरे जैसा है कि नहीं, तब आप ऑर्डर देते हो ना। तो
इट इज जस्ट कमिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग बिजनेस ओवर अ मील। आज भी बहुत हद तक ऐसा होता है। ओके अब ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं ये लोग सब साथ में आ गए। यस ओके तो करण, मनीष और अपूर्वा ये लोग साथ में आ गए। तो इसे बोलते हैं एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एओपी, ये आप टैक्स में भी पढ़ोगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। नाउ क्या ये कंपनी है? नहीं, क्योंकि जस्ट बिकॉज 3 लोग साथ में आ गए हैं क्या ये कंपनी बन जाएगी? नहीं। दे शुड हैव सम कॉमन ऑब्जेक्ट। ओके अब ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट दिस पर्सन मे बी आइदर अ लिविंग पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो इंडिविजुअल है ना वो लिविंग ही होना चाहिए, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में पर्सन लिविंग भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इसका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा दे आर कम टुगेदर मैन्युफैक्चर ऑफ गारमेंट्स। बस क्या ये कंपनी हो गई? नहीं नहीं, अभी भी नहीं। जब हम इस चीज को रजिस्टर करवा लेंगे, ओके, वी गेट इट रजिस्टर्ड। किसके पास? रजिस्ट्रेशन किसके पास होगी? रजिस्ट्रेशन होगी आरओसी के पास, क्योंकि अब तक तो किसी को पता ही नहीं है कि हमारी ऐसी कोई हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपको जो एक कंपनी है उसके सारे बेनिफिट्स प्रिविलेजेस लेने हैं तो आपको प्रॉपर चैनल्स से तो जाना ही पड़ेगा, आपको ये इनकॉर्पोरेशन तो करनी ही पड़ेगी ना। अब बन जाएगी एक कंपनी, ठीक है। दिस फॉर्म्स अ कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ having separate legal status, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, या फिर आप लिख सकते हो सेपरेट लीगल। ये अब बन गई एक डिफरेंट एंटिटी, एक डिफरेंट पर्सन। आई नो इट्स नॉट अ लिविंग पर्सन, इसीलिए मैंने वहां पर लिखा ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट अब ये एक ऐसी एंटिटी बन गई जिसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। ओके सो दैट बिकम्स अ कंपनी। तो कंपनी फॉर्म करने के लिए पहले तो लोगों को साथ में आना पड़ेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसी रैंडम जो बस स्टॉप पे खड़े हैं लोग वो एक कंपनी नहीं माने जाएंगे। दे हैव सम कॉमन ऑब्जेक्ट एंड जब वो उसको प्रॉपर चैनल्स से रजिस्टर कर लेते हैं देन दे गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंपनी। ओके एक कंपनी मतलब एक अलग पर्सन बन गया। अब वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, वो अपने नाम पे केस फाइल कर सकता है, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है, उसकी खुद की एसेट्स हो सकती है, लाइबिलिटीज हो सकती हैं। अब जो भी होगा वो इस कंपनी के नाम पे होगा। तो दैट गिव्स राइज टू अ कंपनी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जहां पर हमने बहुत कुछ पढ़ा कि लॉ क्या होता है, कंपनी फॉर्म करनी क्यों जरूरी है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। आप इनको बोल सकते कि भाई तू एलएलपी भी कर ले, लेकिन एलएलपी भी क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप। तो जब तक आपको कंपनी के फीचर्स नहीं पता आप उनको एलएलपी सजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आप उनको सजेस्ट करने के लिए खुद क्लियर होने चाहिए कि कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट जो मेरा सेशन है वहां पर हम शुरू करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ प्रिलिमिनरी चैप्टर जहां पे सारे डेफिनेशंस कवर किए हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करना, शेयर इट विद समवन हु माइट नीड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज एक्ट। हमारे लेक्चर्स जो हैं दे आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट capreetyagarwal.com। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर कि मैं आपको ये सारी चीजें सिखा पाऊं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज विजिट माय वेबसाइट capreetyagarwal.com। अगर आपको लेक्चर्स बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर दिया हुआ है, आप मेरे साथ डायरेक्टली टच में भी रह सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई टेक योर लीव एंड अगले सेशन में हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिलिमिनरी। सो आई विल सी यू देयर।